कहा तो यहाँ तक गया है कि यदि भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। लेकिन क्या हो जब गिग श्रमिक अपने कार्य को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम गिग अर्थव्यवस्था और इसकी समस्याओं पर बात करेंगे। गिग श्रमिकों की चुनौतियों और सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर भी विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव कोर्स पर एक ऑफर लेकर के आई है और ऑफर यह है कि इस कोर्स में आपको 50% तक की बड़ी छूट दी जा रही है। यानी कि इसका जो फी है 1,20,000 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद यह केवल आपको 60,000 में मिल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं हैं, समझ लीजिए। यदि आप ये कोर्स लेते हैं तो सीसेट कोर्स जो है इसका ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल तक इस कोर्स की वैधता रहेगी और इसमें आप असीमित बार देख सकते हैं, यानी कि आप पर पाबंदी नहीं है। और इसके अलावा फी भुगतान के लिए अब आपको ईएमआई की भी सुविधा दी जा रही है, यानी कि आप यदि एक बार में 60,000 नहीं पेमेंट कर सकते हैं तो बारी बारी से कीजिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केवल 10,000 रखा गया है और उसके बाद बाकी के 3 इंस्टॉलमेंट आप 20,000, 20,000 और 20,000 में दे सकते हैं। ध्यान रखना है, यदि आप ईएमआई पर लेते हैं तो आपकी पूरी राशि 70,000 पड़ेगी, एक बार में पेमेंट करने पे 60,000। अब इस संबंध में यदि आपको और विशेष जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर यह जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल करके भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो यह टीम है काफ़ी एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियो लाती है, तो बदले में आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि आज जो यह गिग इकोनॉमी की बात हम करने वाले हैं, इसके श्रमिकों की समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है, सरकार क्या काम कर रही है, जरा देखते हैं कि मसला क्या है। देखिए, अलेशन फ्रॉम चाइना ऑन गिग वर्कर्स राइट। गिग वर्कर्स की राइट की बात की जा रही है, पूरी दुनिया भर में ये मुद्दा चल रहा है। तो भारत के संदर्भ में ये बात की जा रही है कि चीन ने अभी जो अपने यहाँ हाल ही में डेवलप किए हैं कुछ ऐसे तरीके गिग वर्कर्स के राइट के लिए, क्या भारत सरकार वहाँ से सीख लेगी? अब मसला क्या है, क्यों यह कहा जा रहा है, जरा देख लीजिए। क्या हुआ है कि गिग वर्कर्स जो हैं उनकी ओर से इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी कि एक जनहित याचिका पीआईएल वहां दायर की है और पीआईएल दायर करके कुछ मांग की है। याचिका में ये जो गिग वर्कर्स हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इन्हें असंगठित श्रमिक घोषित कर दिया जाए। ऐसा क्यों? ताकि इन्हें असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का लाभ मिल सके। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है, पूरा मसला है सामाजिक सुरक्षा का, क्योंकि ये जो गिग वर्कर्स हैं आप मोटा मोटी समझिए कि ये फ्रीलांस के तौर पे जाने जाते हैं, यानी कि किसी संगठित या असंगठित क्षेत्र में ये कार्य नहीं कर रहे होते। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंपनियां इनसे काम करवाती है, जब उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है फिर ये बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा इन्हें नहीं मिल पाता है। हम डिटेल से उस पर बात करेंगे। ठीक है, आप जोमेटो से खाना तो ऑर्डर करते ही होंगे, स्विगी से करते होंगे, तो यह सब जो एम्प्लॉय आपको ऑर्डर देने के लिए आते हैं ये सभी गिग वर्कर्स में ही आते हैं। फ्रीलांस के तौर पे बहुत लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई और जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग का काम आता है, तो आप फ्रीलांस के तौर पे घर बैठे एक्स्ट्रा मनी के लिए भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत लोग, कुछ लोग तो मान लीजिए शौक के आधार पर करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, और कुछ लोग की रोजी रोटी ही यही होती है। तो उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे हो इस पर बात की जा रही है, सारा मसला यही है। तो इसी को बेस बना के अब हम आगे बात करते हैं। जरा आप देख लीजिए कि गिग वर्कर है क्या, जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अनुसार इसकी परिभाषा तय की गई। परिभाषा क्या तय की गई? एक गिग वर्कर वह व्यक्ति है जो पारंपरिक, ध्यान रखना है, जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर काम करता है, ठीक है, और व्यवस्था में भाग लेता है या ऐसी गतिविधि से कमाता है। यानी कि मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूं संस्कृति आईएएस का, तो मेरा क्या है, यहाँ पे एक तरह से अनुबंध बना है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, कई तरह के और सुविधाएं मुझे यहाँ से मिल रही है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो फ्रीलांस के तौर पे किसी संस्था से जुड़ के काम कर रहा है, तो मान लीजिए उसे जितनी आर्टिकल लिखने के पैसे दिए जाएंगे उसके बाद उसको बाकी सामाजिक सुरक्षा जो संस्था के द्वारा दिया जाता है वह नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है।
अब देखिए ये लोग कैसे होते हैं, तो स्वतंत्र ठेकेदार हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर हो गए, ऑन कॉल वर्कर हो गए, और ये सभी हैं अस्थायी कर्मचारी के तौर पे आते हैं, अस्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। जैसे मैंने पहले ही आपको स्विगी जोमेटो वगैरह का चर्चा किया, या फिर आप ओला उबर आप गाड़ी जब बुक करते होंगे चढ़ते होंगे, तो ये सब चीज़ें भी इसी में आता है। अब जरा देखिए कि यह जो लोग गिग इकोनॉमी में हैं, जो गिग वर्कर हैं, वो क्यों हैं, वो कौन लोग हैं जो यहाँ पे हैं, किस लिए इस जगह पे हैं, अगर इतनी समस्याएं दुनिया भर में आ रही है तो फिर भी यहाँ क्यों हैं, उसके कारण समझ लीजिए। देखिए एक तो क्या है ना कि यहाँ काम करने की स्वायत्ता है, यानी कि आप ही मालिक हैं अपने आप के, ठीक है। आज आपको काम करने का मन नहीं है, छुट्टी में घूमने का मन है, तो आप घूम सकते हैं, लेकिन किसी संस्था के अगर आप अस्थायी कर्मचारी हैं तो आप हर रोज वहां से तो वेकेशन नहीं ले सकते। तो ये एक मसला है। तो 48% लोग जो इस क्षेत्र के हैं वो इस वजह से हैं कि वो स्वायत्ता चाहते हैं और उन्हें खुद कंट्रोल करना भी पसंद है, ठीक है। अब देखिए 19% जो लोग हैं वह क्या कर रहे हैं कि बेटर जॉब, बढ़िया नौकरी की तलाश में है, जब तक नहीं मिल रहा है इस काम को वो करते जा रहे हैं। 48% लोग इस क्षेत्र के और भी इसमें हैं, देखिए जो ये करियर है और फैमिली नीड है, इसको बैलेंस करने में लग रहे हैं। और 22% लोग तो ऐसे हैं जिनके इनकम का एकमात्र जरिया ही यह है। अब इन्हीं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यूं तो इन सबों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अभाव है, लेकिन इनके लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। और 55% लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मनी इसके द्वारा कमाना चाहते हैं, साइड इनकम, कि मैं मुख्य काम तो कुछ और कर ही रहा हूँ, कुछ और भी कर लूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, ठीक है। अब जरा गिग इकोनॉमी को समझ लीजिए। यह जो क्या है, एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट थोड़े समय के लिए, थोड़े समय का मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट बेस्ड काम, जितना उनका काम है उतने समय के लिए व्यक्तियों को काम पर रखते हैं या अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लेते हैं। काम खत्म होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, उन्हें पेमेंट दे करके टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप ओला का चर्चा मैंने कहा था, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये जो स्टार्टअप्स कंपनियां, आप ये जान रहे हैं, इन कंपनियों ने भारत में खुद को गिग इकोनॉमी के रूप में स्थापित किया है, खुद को यहाँ पर लाया है। अब जरा समझ लीजिए भारत में जो है गिग इकोनॉमी का आकार क्या है, इसका आकार प्रकार क्या है, इसको जरा आप समझ लीजिए। एक डेटा हाल ही फिलहाल में जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो नीति आयोग के एक डेटा के आधार पे मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। और 19-20 का ये जो ईयर है 19-20 का, इसको आधार बनाया गया और बताया गया कि किस सेक्टर में कितने जो हैं गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो जरा इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए रिटेल ट्रेड एंड सेल्स में जो है ये 26.6 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। ये जो भी आंकड़ा है ये लाख्स में है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, ओला उबर, तो ये सब देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में 13 लाख लोग काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के क्षेत्र में, यानी कि आप जो देखते होंगे बीमा वगैरह, बैंकिंग क्या करने लगी है, ढेर सारी बैंकिंग जो फैसिलिटी है, आपको कॉलिंग वगैरह का काम जो होता है वो इसी तरह का होता है, तो उसमें तकरीबन जो है 6.3 लाख लोग उसमें शामिल हैं। और मैन्युफैक्चरिंग, जो कंस्ट्रक्शन का, विनिर्माण का काम होता है, उसमें 6.2 लाख लोग शामिल हैं। और एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ शामिल हैं गिग इकोनॉमी में। तो यह पूरा आकार बनता है। जरा आप देख लीजिए कि कितने % लोग इसमें हैं जिनका स्किल्ड क्या क्या है, मतलब कोई सेमी स्किल्ड होगा, कोई हाईली स्किल्ड होगा, तो जरा उसको समझ लीजिए। और यह भी जो है नीति आयोग का ही रिपोर्ट है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है गिग इकोनॉमी में, इस अर्थव्यवस्था में जो 47% लोग हैं वह मीडियम स्किल्ड जॉब वाले लोग हैं, ठीक है। उनके पास स्किल्ड तो है पर बहुत हाईली स्किल्ड नहीं है, ठीक है, मीडियम स्किल्ड है वो। उसके बाद आप देख लीजिए 31% लोग जो हैं जो लो स्किल्ड जॉब हैं, मान लीजिए वो एक तरह से मजदूरी का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके जॉब के लिए उन्हें बहुत स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी संख्या 31% है। 22% लोग जो हैं वो हाईली स्किल्ड जॉब्स वाले लोग हैं। फ्रीलांस, मान लीजिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट, राइटर्स आपको मिल जाएंगे, फिल्म मेकर मिल जाएंगे, तो वे लोग जो हैं इस सेक्टर में 22% तक की संख्या रखते हैं। यह पूरा डेटा जो मैंने बताया आपको वह नीति आयोग के आधार पर बताया। अब देख लीजिए जरा भारत में जो गिग वर्कर्स हैं उनकी औसत आयु क्या है। देखिए
भारत जो है एक युवा देश है, तो जाहिर सी बात है गिग इकोनॉमी की भी जो औसत आयु होगी वह भी युवा ही होगी। तो औसत आयु आप देखेंगे मात्र 27 साल है, यानी कि काफी अधिक युवाओं की संख्या इसमें देखी जा रही है। और मासिक आय जो है 18,000 रुपया के आसपास है, यानी कि ये बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे राज्य जो हैं अपनी जो न्यूनतम मजदूरी दे रही है वो लगभग यही 17 से 18,000 रुपया के आसपास का है, तो वही ये कमा पाते हैं, ये इनकी मासिक औसतन आय है। यहाँ ध्यान रखना है कि ये काम बहुत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, इनके काम करने की घंटा जो है यह तय नहीं होता। आप 2 बजे रात में भी ऑर्डर करते हैं तो कई बार ये आपको ऑर्डर करने पूरा करने आते हैं। तो काम जो है इनका बहुत मुश्किल वाला होता है, बारिश में भी आपको आधे घंटे के अंदर ऑर्डर चाहिए होता है और ये बेचारे जो है आपके लिए पहुंच जाते हैं। तो इतना मुश्किल काम करने के बाद इन्हें बहुत कम तनख्वाह मिल पाती है, यह भी एक समस्या है। अब देख लीजिए 71% अपने परिवार के अकेले कमाने वाले लोग हैं, यानी कि केवल इनके दम पे ही इनकी परिवार की आमदनी है। अब इन्हें कुछ हो जाता है, इनका एक्सीडेंट अभी हाल ही में हुआ था ना दिल्ली में, एक जो गिग वर्कर था, कोई ऑर्डर करने वाला लड़का था, उसकी डेथ हो गई थी। अब जब उसकी डेथ हो गई तो मान लीजिए उसके परिवार में तो और कोई नहीं है। दूसरी बात, उसको और कोई सुरक्षा नहीं है, उसकी बीमा नहीं हो रखी थी, तो फिर उसके परिवार को कोई और ना नौकरी मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा, तो उसका परिवार कैसे चलेगा, कैसे भरण पोषण होगा उनका। तो ये सभी समस्याएं हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर के ये जो गिग वर्कर्स हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि गिग वर्कर्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां। अभी हम चुनौती पे हल्का सा बात किए थे, डिटेल से देख लेते हैं इसको। देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनकी वेतन बहुत कम है, खास करके इनके काम के आधार पे देखेंगे, जितना कठिन काम है, चैलेंज वाला काम है, उसके आधार पे तो बहुत ही कम इनका वेतन है। असमान लिंग भागीदारी, एक चीज ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ भी चुकी है, आपको ध्यान रखना है। मेंस में ये महिलाओं को लेकर के प्रश्न भी था, तो इसको समझना इस क्षेत्र में जो है कि एक तो गिग वर्कर्स की और सामाजिक सुरक्षा की भावना तो है, खास करके यहाँ महिलाओं के लिए और बड़ी समस्या है। ठीक है, यानी कि महिलाएं वर्कर एक तो कम आपको मिलेगी और अगर मिलती भी है तो उनका सैलरी इनसे भी कम मिलता है। ध्यान रखना, एक तो पुरुष का ही सैलरी यहाँ कम है और दिलचस्प बात यह है कि जो महिलाएं हैं उनका काम करने का घंटा अधिक है, उनकी काम और मुश्किल है और उनकी तनख्वाह और कम है। दूसरा, कार्यस्थल पर उनके लेकर के और भी कई तरह की समस्याएं भी देखने सुनने को आ रही है। तो ये सब समस्याएं महिलाओं को लेकर के और यहाँ कंसर्न बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि जिस तरह से गिग इकोनॉमी बढ़ेगी भारत में, ठीक है, तो यह एक महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कारण भी बन सकता है, महिलाओं को रोजगार देगी ये क्षेत्र। तो इस पर भी बात की जा रही है, बशर्ते सरकार इसको अच्छे से रेगुलेट करे, यह करना जरूरी है। कंपनियों द्वारा अनुबंध पर काम पर रखा जाता है और उनका कर्मचारी वो नहीं होते हैं। जब कर्मचारी नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा, कंपनियां जो बहुत तरह की सुविधाएं देती है वह नहीं देगी, तो यह इनके लिए समस्या होगा। और प्रमोशन इसका फिर कैसे होगा, यह बड़ी समस्या है कि जो लोग डिलीवरी बॉय है 5 साल बाद भी देखेंगे वो डिलीवरी बॉय ही है, ठीक है, उसका प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है तो सैलरी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो ये एक समस्या है। दूसरा, उन्हें कंपनी के एक ऑन रोल कर्मचारी के कुछ लाभ जो है वह नहीं मिलता है। जो रेगुलर कर्मचारी हैं, अस्थाई हैं, उन्हें बहुत तरह के लाभ मिलते हैं, लेकिन इन्हें तो नहीं मिलेगा, छुट्टी का भी दिन नहीं मिलता है इन बेचारों को। और सवैतनिक बीमार और आकस्मिक अवकाश, यात्रा, आवास भत्ता, भविष्य निधि बचत जैसे जितने भी लाभ हैं वह इन्हें नहीं मिल पाता है। इनकी यह बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी व्यक्ति काम करेगा कहीं भी तो उसे वह चाहेगा कि उसे एक कंफर्ट जोन मिले काम करने का, एक अच्छा माहौल मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले। यदि ये सब होता है ना तो काम करने में मन भी लगता है, उस संस्था के साथ जुड़ करके काम करना अच्छा लगता है, उसका अच्छा आउटपुट आता है। लेकिन जब इन कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है, इन श्रमिकों के साथ, तब ये समस्या और भी बढ़ जाती है। देखिए लाभ जरा समझ लीजिए, जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर ऐप से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ ये बात समझ लीजिए कि यह सेक्टर जो है इसकी कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन इस सेक्टर की एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जॉब्स बहुत मिल रहे हैं, स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं, रोजगार की दर जो बढ़ रही है वो काफ़ी तेजी से देखा जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है जिसके पास 4 गाड़ी है, ठीक है, 4 कार है, तो वह एक कार तो खुद चला रहा है। मान लीजिए वह गया और ओला से कॉन्टैक्ट कर लिया, एक कार वो खुद चला रहा है, उसके पास 3 कार और बच गया है। उसने क्या किया, बाकी के 3 कार जो है 2 दे दिया
उबर को और एक दे दिया ओला को। तो 3 अलग अलग लोगों को इसने नौकरी भी दी। इस व्यक्ति ने, इसने खुद को रोजगार तो दिया ही, साथ में 3 अलग लोगों को रोजगार भी दिया। अब देखिए टोटल 4 लोग जो है यहाँ रोजगार प्राप्त कर लिए हैं। तो यह सेक्टर जो गिग इकोनॉमी जो माना जाता है कि यह भारत जैसे देशों के लिए जहां पर बेरोजगारी दर काफ़ी अधिक है, युवाओं की आबादी काफ़ी अधिक है, वहां पर अगर इसे सही से रेगुलेट कर ली गवर्नमेंट ने यदि संभाल लिया इस क्षेत्र को, तो यह भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसे दूर करने के लिए रामबाण साबित हो सकती है। अब जरा देखिए, अगर इन्हें इस तरह से अनौपचारिक क्षेत्र में मान लिया जाता है तो इन्हें और बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वह मिलेगा। कई योजनाएं जो भारत सरकार की हैं उसका भी लाभ इसको मिलेगा। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मैंने पहले कहा इनकी बीमा नहीं होती है तो बीमा योजना मिलेगा, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत का आपने काफी नाम सुना होगा, मेडिकल सेक्टर के लिए चिकित्सा की गारंटी देता है ये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ठीक है, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं का, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, इन सबों का लाभ इन्हें आसानी से मिल सकेगा। देखिए गिग कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार कुछ उपाय भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इस पर बहुत डिटेल से परिचर्चा सरकार तो कर ही रही है। राजकोषीय प्रोत्साहन जरा आप यहाँ देख लीजिए। अब देखिए यहाँ नीति आयोग ने ही यह सुझाव दिया है सरकार को, और सुझाव में क्या कहा गया है कि इस तरह के जो भी व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनको आप क्या कर दीजिए, टैक्स में छूट दीजिए कुछ, दूसरा जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें सब्सिडीज वगैरह दीजिए, अनुदान दीजिए, जिससे इनको वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा और ये इस क्षेत्र में और भी बेहतर काम कर सकेंगे, इनके आजीविका को और बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकेंगे। साथ ही महिला कर्मचारियों को भी इससे लाभ होगा। मैंने पहले ही कहा कि यदि इस सेक्टर को अच्छे से संभाल लिया गया तो महिला सशक्तिकरण का यह सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल होगा। तो नीति आयोग भी इस पर मुहर लगाती है और कह रही है कि यदि आप इस तरह का काम करते हैं, टैक्स में छूट देते हैं, स्टार्टअप्स के लिए आप देते हैं कुछ लाभ, सब्सिडीज वगैरह, तो इस क्षेत्र की जो महिलाओं की संख्या है एक तो बढ़ेगी, संख्या के आधार पर महिलाएं जुड़ेगी इस क्षेत्र से, दूसरा उन्हें और भी लाभ भी होगा। और सेवानिवृत्ति लाभ की बात भी की गई है कि आप, सबसे बड़ी समस्या क्या है सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, देखिए जब तक मैं स्वस्थ हूँ तब तक तो मैं कमा के खा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा जब मेरी उम्र ढल जाएगी, जब बुढ़ापा हो जाएगा, जब आप मतलब काम करने के लायक नहीं रह जाएंगे, तब समस्या आती है, तब ऐसे मजदूरों के साथ और समस्या आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप इन्हें सेवानिवृत्ति लाभ दीजिए। सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कुछ पॉइंट है, उसे देखिए। वृद्धावस्था या सेवानिवृत्ति योजनाओं और आकस्मिकताओं जैसे कि कोविड-19 महामारी आ गया, अचानक से सभी काम रुक गया, इन लोगों का क्या खाएंगे इसके भी लाले पड़ गए, तो इसके लिए, इस सब समस्याओं से बचाने के लिए इन्हें बीमा कवर दे दीजिए। और व्यवसाय को, श्रमिकों को आय सहायता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ सहायता दीजिए, जो भी इंडस्ट्री में श्रमिक हैं उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है। और काम में अनिश्चितता है, अनियमितता है, आज ऑर्डर आप करेंगे तो स्विगी वाले आएंगे, आज से आप ऑर्डर करना बंद कर देंगे तो स्विगी जोमेटो वाले नहीं आएंगे, आपको कहीं जाना है, आपने कार बुक किया है तो ओला उबर वाले आएंगे, उनको काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो क्या है, अनिश्चितता है, वो आप पे डिपेंड है, अनियमितता है, कभी पैसा कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब चीज़ों से निपटने के लिए भैया इतना तो कर दो कि इन्हें न्यूनतम वेतन दे दो, क्योंकि अगर ये इतना काम कर रहे हैं और एक न्यूनतम वेतन भी इन्हें नहीं मिलता है, तब जाकर के समस्या उत्पन्न हो जाएगी इस चीज़ के लिए। और अवैतनिक अस्वस्थता अवकाश भी इन्हें मिलना चाहिए। इस तरह की बातें की गई है। जरा आप देखते हैं इस टॉपिक पर एक प्रश्न है, और आज का जो प्रश्न है हमारा वह मेंस के फॉर्मेट में है, आपको 150 शब्द में इसका जवाब देना है। गिग अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, मतलब क्या आप समझते हैं, इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से सहायक साबित हो रहा है, इसको आपको 150 वर्ड में लिख करके कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक पे मैंने जितने भी चर्चा की है वो आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्दी हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।